नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में राजस्थान विद्युत विभाग टेक्नीशियन भर्ती से संबंधित कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करने हैं। एक तो ये कि प्रीवियस कट ऑफ कितना था और हर बच्चे के जो औसत तैयारी जिनकी है, बड़ा सवाल मन में ये भी रहता है कि इस बार कट ऑफ कितनी रह सकती है। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने फरवरी में फॉर्म भर दिया था, उनके सीधी-सी बात है, होता भी है, सबके मन में भी होता है कि जी एग्ज़ाम कब होगा? कम से कम प्री एग्ज़ाम तो हो जाए तो एक स्टेप हम आगे बढ़ें। कुल मिलाकर वीडियो आपके लिए एक तरह से स्ट्रैटेजी और रणनीति वाला रहेगा कि हमें अब किस तरह से फ़ोकस करना है, क्योंकि 25 सितंबर लास्ट डेट है फ़ॉर्म की और मुझे नहीं लगता कि अब फ़ॉर्म की डेट जो है वो एक्सटेंड होगी क्या? एग्ज़ाम कब तक हो सकता है? किस तरह से थोड़ी रणनीति बनाएँ? क्या टारगेट लेकर चलें? थोड़ा-सा हमें मतलब एक तरह से यूँ समझ लीजिए कि शायद इस वीडियो से आपको थोड़ा मार्गदर्शन मिलेगा, कुछ बोझ कम हो जाएगा। मतलब होता है ना, चारों तरफ से ऐसी चीज़ें देखते हैं तो माहौल बनता जाता है और फिर अपने आप बच्चे के मन में जो है वो चीज़ें आती रहती है कि यार पता नहीं मेरा क्या होगा? यार इतनी भीड़ है, पता नहीं मेरा क्या होगा? अरे उसने भी फ़ॉर्म भरा है, अरे वो भी पेपर देने जाएगा। तो वो सब चीज़ें थोड़ी-सी आपको इस वीडियो से रिलैक्स हो जाएँगी। तो आइए शुरू करते हैं और आपको डिटेल से बताते हैं। थोड़ा अनुभव है इस फ़ील्ड में तो आपके साथ चीज़ें शेयर कर रहे हैं। आप वीडियो दोस्तों तक ज़रूर पहुँचा देना, ताकि जो अभी तक हमारी वीडियोज़ को नहीं देख पाए हैं, उन तक भी ये वीडियो पहुँच जाएँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या एग्ज़ाम पर कोई संभावना लग रही है? पिछला कट ऑफ क्या था? इन पॉइंट्स के हिसाब से देखो, तो सबसे पहले हमारा अभी का जो सिनेरियो है वो यही है कि जो फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है, वो लास्ट डेट अगर एक्सटेंड नहीं होती है, जो कि 25 सितंबर 2025 है। अगर ये आप मानकर चलें और संभावना है भी नहीं, लेकिन वही है ना कि डिपार्टमेंट अगर चाहे कि चलो कोई रह नहीं गया हो, लास्ट डेट की वजह से भर दें, है ना? 10 बच्चे भी फॉर्म और भरते हैं कि चलो 10,000 रुपए की अर्निंग और हो जाएगी, तो उस हिसाब से अगर डेट बढ़ा दें, तो 2-3 दिन अगर डेट एक्सटेंड हो जाती है, तो हो सकती है। अगर डेट एक्सटेंड नहीं होती है, तो जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि इस बार जो वैकेंसी कंप्लीट करवाई जा रही है उसमें नोडल एजेंसी आरवीयूएनएल है, उत्पादन निगम है और एग्जाम लेने वाली कंपनी आईबीपीएस है। तो इन दोनों का ही जो मुझे प्रोसेस लगता है वो थोड़ा स्टैंडर्ड वाला लगता है और यहाँ आरवीएनएल में तो खास तौर से जितने भी अधिकारी बैठते हैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट सटीक चलने वाले हैं। अब से पहले तो आरवीएनएल में एक बार वैकेंसी आई तो इन्होंने एक बाकायदा टाइम शेड्यूल जारी किया था और पूरी वैकेंसी प्रॉपर उस टाइम शेड्यूल से ही हुई थी। लास्ट में जाकर वो कोर्ट में एक जॉइनिंग के टाइम थोड़ा अटक गया था, तो उससे प्रोटेक्शन लेने के लिए अब क्या करते हैं, केविट डालनी शुरू कर दी इन्होंने। वैकेंसी पैरेलल चलती रहती है, किसी कोर्ट जाना है तो चले जाओ, कोर्ट में पैरेलल सुनवाई चलती रहती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आरवीएनएल और आईबीपीएस दोनों मिल करके पूरा प्रॉपर टाइम पे चीज़ें करवाएँगे और अब क्योंकि वैकेंसी सीटें इंक्रीज ये वो जितना होना था सब हो गया। अब कोई बोले कि प्रसारण वाली भी ऐड हो जाएगी क्या? यार वो भी नहीं है। आईटीआई का रिजल्ट भी आ गया है। नए बच्चे ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं, सारा हो गया, तो अब मुझे नहीं लगता कि और ज़्यादा ये मार्जिन देंगे क्या। इस पूरी प्रक्रिया में मैक्सिमम 1 महीने का समय इनको अपन मान लेते हैं कि लग जाए काम करने में सारा। तो 25 सितंबर से 25 अक्टूबर आ जाता है। तो ये तो आप मानकर चलो कि अक्टूबर महीने में तो चांसेस नहीं लग रहे, मुझे नहीं लग रहे, बाकी जो होगा देखते हैं। एग्ज़ाम के लिए अगर आप टाइम मानकर चलें तो आप नवंबर-दिसंबर को ही लेकर चलें, यही टाइम आपका एग्ज़ाम का होगा और मुझे नहीं लगता कि दिसंबर भी आने देंगे क्या। क्योंकि जॉइनिंग के लिए जो टारगेट लेकर चलेंगे ये मानकर चलो कि मई में आपको जॉइनिंग दे सकते हैं। उसके पीछे कई रीज़न होते हैं और क्योंकि जो जुलाई में इंक्रीमेंट लगता है उसके लिए भी कम से कम 6 महीने की सर्विस होनी चाहिए और फिर आपका 3 साल बाद जो प्रमोशन होगा उसमें भी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की अप्रैल में होता है। तो मई में दे दिया तो 11 महीने इंतज़ार करो और फिर अगले साल उसका प्रमोशन होता है। थोड़ी ये स्ट्रैटेजी चलती है। मानकर चलें कि आप नवंबर-दिसंबर के आसपास जो है ना ये आपका प्री एग्ज़ाम हो सकता है। प्री एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ मैं। क्योंकि 25 सितंबर से 1 महीना तो लग जाता है, वैसे ही लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो अक्टूबर पूरा गया। फिर नवंबर में अगर एग्ज़ाम डेट अनाउंस भी होती है तो कम से कम 15 दिन का टाइम तो वैसे भी देते हैं। तो आई थिंक
15 नवंबर के पहले तो चांसेस कम लग रहे हैं, तो आप यही स्ट्रेटजी लेकर चलें एक बार। यानी मैक्सिमम आप 2 महीने के आसपास आप लेकर चलें, इससे ज़्यादा प्री एग्ज़ाम के लिए और टाइम आपको नहीं मिलेगा। अच्छी बात उन बच्चों के लिए है, भाई जिन्होंने फरवरी 2025 में ही पढ़ना शुरू कर दिया था, ठीक है ना? उन बच्चों के हिसाब से तो भाई 7-8 महीने मिल गए आराम से, और मुझे पता है कि वो कर रहे हैं। दूसरी बात ये फरवरी 2025 वाले नहीं हैं। इन बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा हाई था भाई, जिन्होंने हिम्मत करके 216 पदों पर भी फॉर्म भर दिया था। आप समझिए इनकी माइंडसेट को। तो ये बच्चे इनमें से आधे तो वो है जो 2022 वाली भर्ती में चूक गए थे और लगातार पढ़ रहे थे। ठीक है ना? मतलब इनकी कंटिन्यू पढ़ाई हो रही थी। तो अब इन बच्चों के साथ आपको कॉम्पिटिशन फाइट करना है, तो आप अपनी स्ट्रैटेजी बना लो कि 2 महीने में आप क्या कर सकते हो। जो अभी हमारे सोए हुए शेर जागे हैं ना, बहुत जागे हैं ऐसे, 1-2 नहीं है। ख़ैर करेंगे बात आप पर भी। अभी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, एप्लीकेशन पर फ्री टेस्ट ये राजस्थान जीके का जो आप टेक्निकल जो देख रहे हैं आप, इसके अलावा राजस्थान जीके नाम से टेस्ट भी फ्री एड अलग से और शुरू करवा दिए हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो और ये फ्री टेस्ट आप अटेंड करो। और अब मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हर वीक आपको नया टेस्ट, एक बार टेक्निकल, एक बार राजस्थान जीके, एक बार टेक्निकल, एक बार राजस्थान जीके, तो ये आपको मैं करवा दूंगा पूरा, ठीक है। देखो, एक तो है ना, मैं पिछली भर्ती की थोड़ी कट ऑफ वैसे ओवरव्यू चर्चा करके इस बार की कट ऑफ के हिसाब से बात करूंगा। वैसे तो मेरी नज़र में प्रीवियस कट ऑफ का कोई मायना नहीं है। हर एग्ज़ाम इंडिविजुअल होता है, हर एग्ज़ाम एक नया होता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ जो होती है ना, वो मोस्टली 3 फैक्टर पर डिपेंड करती है। सबसे पहला तो ये डिपेंड इस बात पर करता है कि भाई पेपर का लेवल कैसा था। अब पेपर ही बिल्कुल ईज़ी आ गया तो ना प्रीवियस कट ऑफ ना भविष्य की कट ऑफ कोई नहीं है, इस पेपर की होती है। दूसरी बात, उसमें बैठने वाले बच्चे कैसे थे, बहुत मायने रखता है ना भाई। एक 10 बच्चों का ग्रुप बिठा दिया, वो सारे के सारे इंटेलिजेंट थे, जिनकी तैयारी 100% थी, तो वो बच्चे आराम से 90% पेपर को हल कर देंगे। तो आप ये नहीं कह सकते कि पेपर ईज़ी था। मतलब मेरे कहने से का मतलब ये है कि मेरिट इन बात पर डिपेंड करती है कि पेपर का लेवल कैसा था, कितने बच्चे बैठे थे उसमें, उन बच्चों की पढ़ाई का स्टैंडर्ड कैसा था, लेवल कैसा था, एंड सबसे बड़ी बात जिससे मैं सहमत नहीं हूँ, नॉर्मलाइजेशन। ये नॉर्मलाइजेशन सारा खेल बिगाड़ देता है। तो कहने का मतलब ये है कि पिछली बार और इस बार में आप वैसे तुलना ना करें। यार पिछली बार इतना सा हुआ था तो इस बार ये हो जाए, इंडिविजुअल होता है और अलग होता है। पिछली बार वर्ष 2022 से देखो, जो वो दौर निकल कर आया था वो कोविड वाला था। इतनी कोई खास तैयारी भी नहीं थी बच्चों की उस समय, क्योंकि 2020-21 कोविड का पीक था और 22 में तो आपका सारा कुछ हो ही गया था। जबकि अब 2022 में जो चुके थे ना, वो लगातार पढ़ते हुए आ रहे हैं। यानी उस समय और अब जो पढ़ाई का जो है ना फ़र्क जो है, वो बहुत फ़र्क है। दूसरी बात, अब की बार एग्ज़ाम पैटर्न में टाइम स्लॉट थोड़ा चेंज कर दिया, तो कुछ चीज़ें आती हैं। पिछली बार क्या हुआ था, 20 मई से प्री एग्ज़ाम आपके शुरू हुए थे और 26 मई इसके लिए लास्ट मतलब पेपर हुए थे, और हर दिन 2-2 पेपर थे, तो लगभग ये आपके औसत 14 के आसपास पेपर हुए थे। और हर शिफ्ट में अगर औसत देखा जाए ना, तो लगभग 40 के आसपास नंबर आ रहे थे सबके। ठीक है ना? 40, 39, 38 ये स्कोर था, बस, और इससे ज़्यादा नहीं था। लेकिन अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ, तो जो नॉन टीएसपी एरिया है, ज़्यादा पदों की संख्या तो नॉन टीएसपी में होती है। तो नॉन टीएसपी में अनरिज़र्व और ओबीसी दोनों की मेरिट एक बराबर थी, और वो थी 57-57 नंबर, 57-57। ठीक है? और ये तो मैं हमेशा बोलता आया हूँ भाई, ये मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि अगर सीटों की संख्या थोड़ी हो ना, तो आपको उसी नंबर पे ओबीसी के उतने ही बच्चे मिल जाएँगे, जहाँ आपके अनरिज़र्व की मेरिट पूरी हो रही है, सीटें पूरी हो रही है वहीं पर। देखो इस बार क्या होगा, हम मानकर चलते हैं कि 21,000 से ज़्यादा बच्चे मेंस के लिए क्वालीफाई करेंगे। यानी अभी आपको जो कट ऑफ देखनी है ना, वो लगभग 21,000 पदों के हिसाब से देखनी है। और अगर मैं बात करूँ ना 21,000 के हिसाब से, तो मेरे हिसाब से 21,000 ही मात्र बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं। हकीकत यही है, वास्तविकता यही है, मैं दिन भर लगभग 100 बच्चों से मिल जाता हूँ ना, तो उन 100 में से मुझे रूटीन तरीके से प्रिपरेशन करने वाले या तो 1 मिलता है या 2 मिलता है। बहुत दफ़ा मुझे दिन में ऐसे मिलते हैं जिनका काम का और रूटीन मैं देखता हूँ, तो उन बच्चों के हिसाब से पढ़ाई थोड़ी बहुत मुश्किल है। यानी मेरे हिसाब से औसत बच्चे ही इतने ही हैं जिनकी तैयारी हो रही है। तो सारो जो आप पढ़ रहे हो ना, मस्त रहो।
आपका आराम से प्री क्लियर हो जाएगा, लेकिन टारगेट आपको मेंस के लिए क्लियर चलना है। ये नहीं कि आज ही फेंक दें किताबें कि जी प्री तो क्लियर है, मेंस के बाद में देखेंगे, नहीं। आपको अपनी, क्योंकि आप इस रेंज में क्यों आए हो? पहले से पढ़ते आ रहे हो इसलिए। पढ़ना छोड़ दोगे तो फिर रेंज से बाहर हो जाओगे। कंटिन्यूटी बनाए रखो और प्री कोई टफ नहीं है आपके लिए। फिर भी अब की बार थोड़ा-सा टाइम स्लॉट और आईबीपीएस पेपर और ये वो ध्यान में रखें। तो अगर आप अनरिजर्व और ओबीसी कैटेगरी से है ना, तो 60 नंबर का टारगेट अपना लेकर चलें। कहीं टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हो ऑनलाइन, अगर टेस्ट प्रैक्टिस आप नहीं कर पा रहे हैं तो आ जाइए हमारे ऐप में, हम दे देंगे आपको, ये प्री एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज़ ऐप में है। आप कोशिश ये करें कि हर टेस्ट में आपका औसत स्कोर 70 नंबर से ऊपर जाए। जहाँ से भी टेस्ट प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ते टाइम भी आपको यही करना है। एक बार 100 क्वेश्चन का ले लिया तो 100 क्वेश्चन का लिखना है। पहले का ए, दूसरे का डी, तीसरे का ए, चौथे का डी, और फिर लास्ट में उसको चेक करो कि इस बुक में से मैंने ये पढ़ा, तो औसत, मतलब अब ये नहीं कि पढ़ रहा हूँ, सीख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, सीख रहा हूँ, नहीं। तो ये आपको देखना है कि औसत आपका अगर 70% के आस-पास जा रहा है ना, तो एग्ज़ाम में आप 60 प्लस आराम से क्रॉस करोगे और कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं आने वाली है आप इस रेंज में, ठीक है ना? मेरिट लगभग सबकी सेम ही थी, बाकी और की मेरिट पर भी चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे देखो, एमबीसी की 57 थी, एससी की 56.42, तो ये भी 57 ही मानो। एसटी की 55.96, तो इसको भी 56 ही मानो। एक ही तो नंबर का फ़र्क आ रहा है, कोई ज़्यादा ख़ास है नहीं ना। तो ज़्यादा डिफ़रेंस मेरिट में है ही नहीं, और ना इस बार आएगा, क्योंकि इस रेंज में आपको बच्चे लगभग उस रेंज के मिल जाते हैं। ये जो आपका टीएसपी एरिया है, तो टीएसपी एरिया में मेरिट थोड़ी-सी आप कह सकते हो कि कम थी। टीएसपी एरिया में लगभग 39-39 नंबर की मेरिट रही थी। तो ये कट ऑफ का सीन आपने देख लिया, बस इसी सीन के हिसाब से आपको चलना है। और बुक अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मंगवा सकते हैं। पहले आराम से डेमो देख लो और अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी जो है वो इस बुक के अनुसार भी तैयार कर सकते हो। दोबारा बोल रहा हूँ, सुन लीजिएगा एक बार, है ना? इस बार की कट ऑफ बच्चे कहेंगे, तो मैंने बता दिया आपको, औसत 60 नंबर की तैयारी आप करके चलें, यानी अपना स्कोर किसी भी हालत में 60% से नीचे नहीं आना चाहिए, ऊपर ही रहना चाहिए। फिर भी मेरिट का कोई भरोसा नहीं होता है, क्योंकि मेरिट इस बात पर डिपेंड करती है कि आपका जो पेपर था उसका लेवल कैसा था, उस पेपर में बैठने वाले जो बच्चे थे उनकी पढ़ाई का लेवल कैसा था, कितने बच्चे एग्जाम देने गए थे, ये भी बड़ा मायना करता है ना? वैसे मैं बता दूं, जो बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि औसत हमने यही भीड़ देखी है जिन्होंने पदों की संख्या देखकर फॉर्म भरने की हिम्मत जताई है। सबसे पहले तो जिन बच्चों ने 216 पदों पर भर्ती आई तभी हिम्मत दिखा दी थी ना, तो आपका लेवल बहुत अलग है उनसे। और 21,000 औसत जो आपका प्री क्लियर होना है, लगभग बच्चे ही इतने ही मानकर चलो। तो आप टारगेट लेकर चलें, आज ही मेंस को लेकर चलें। हाँ, मौका क्रूशियल है। खास तौर से जो दो बच्चे 2022 में रुके थे ना, भाई बहुत देर हो जाएगी। सोचना नहीं है बिल्कुल भी। सुव्यवस्थित कंटेंट की आपको ज़रूरत है तो तैयारी करो। जिस तरह से भी पढ़ सकते हैं, शेड्यूल बना हुआ होना चाहिए। बीच में से आप टॉपिक अगर पिक करके पढ़ते हो ना, तो कहीं न कहीं गलतियाँ हो रही हैं। मेरे कहने का मतलब है, ज़ीरो से अरबार की जी, अब मैंने यहाँ से शुरुआत कर दी है और ये लो जी सिलेबस मेरा ए टू जेड मैंने पढ़ दिया है। अगर लग रहा है कि सारा कुछ कंप्लीट है, कोई समस्या है नहीं, तो पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर बैठें। आपको लगता है कि मुझे फंडामेंटल जो एसी है, थ्योरी, एसी थ्योरी जिसको बोलते हैं हम लोग, वो दोबारा पढ़ना है, तो फंडामेंटल एसी को शुरू करें और उसको 2 दिन, 3 दिन जितना टाइम दे रहे हो पढ़ लें, उसको और पूरा निचोड़ करके ही छोड़ें। ऐसे नहीं कि आज फंडामेंटल एसी पढ़ रहे हैं, कल जाकर सेल बैटरी पढ़ने लग गए। यहाँ थोड़ी-सी फिर गड़बड़ हो जाती है, चीज़ों को छोड़ना नहीं है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस की ज़रूर करें, पता लगे कि जो टॉपिक हमने पढ़ा उसमें से कि जो है वो कितने क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं, ठीक है ना? तो टॉपिक इतना ही था, बात पूरी हो गई है, मुझे लगता है ज़रूरत के हिसाब से सारी बातें बता दी। प्रीवियस कट ऑफ लगभग औसत 57 नंबर सबका एक बराबर ही था और इस बार भी यही रहेगा, लेकिन फिर भी 60 नंबर का मानकर चलें, क्योंकि पिछली बार और इस बार की तैयारी में के लेवल में बच्चों के फ़र्क है, मैंने देखा है। आप अपने दिल पे हाथ रख के देख लो कि आप कितना पढ़ रहे हो और आपका स्कोर कितना है और आपकी मेहनत कितनी है। क्योंकि इस दौरान राजस्थान में और भी भर्तियाँ हुई और बाकी जगह भी भर्तियाँ हुई, तो बच्चे पढ़ रहे हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ। एग्ज़ाम कब होगा, तो मानकर चलें नवंबर से पहले कोई एग्ज़ाम की उम्मीद हमें लग नहीं रही। इस बार कट ऑफ क्या रहेगी तो मैंने बता दिया, 60% के आसपास औसत लेकर चलें, लेकिन फिर भी कट ऑफ हमेशा मैं बताता क्या आया हूँ, प्रभावित भी होती है।
और कट ऑफ को प्रभावित नॉर्मलाइजेशन भी करता है। एक से ज़्यादा शिफ्ट में हुआ तो इस बार भी नॉर्मलाइजेशन के पूरे चांसेस रहेंगे, ठीक है। और फ्री टेस्ट एप्लीकेशन पर आपको अब पॉइंट टू पॉइंट मिलेगा और भी देंगे, कोशिश रहेगी पूरी। ऐप डाउनलोड करके रखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। और अगर चाहते हो बुक से पढ़ना तो ये बुक भी आप मंगवा सकते हो, क्योंकि ऐसी बुक है जो प्री और मेंस दोनों में काम आपके आ सकती है। ठीक है, अपडेट इतना ही था। बहुत धन्यवाद, अपनी मेहनत करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।